गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो कि हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि सेट 1 है ना। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, है ना, जो कि 2017 का है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला आगे, क्या बोला है कि इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं। जो यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया गया है दोस्तों, इसमें 4 खंड है। क ख ग घ दिया गया है, ठीक है। चारों खंडों से सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब 4 खंडों दिया गया है दोस्तों। उसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है बोला है, ठीक है। जो कि आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, है ना। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है कि दो प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही लिखें, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक अंक के प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक एक शब्द या एक वाक्य में और 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में। क्या बोला है कि एक अंक का जो प्रश्न है उसमें उसको उसका जो उत्तर है दोस्तों, उसको एक शब्द में देना है या एक वाक्य में देना है। जो 2 अंक के प्रश्न है उसके उत्तर को लगभग 40 शब्दों में लिखना है ना। आगे बोला है कि 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 60 शब्दों में लिखना है ना। जो 3 अंक का प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उसको लगभग 60 अंकों में लिखना है। और जो 4 अंक के प्रश्न का उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में लिखना है ना। जो 4 अंक वाला जो प्रश्न है दोस्तों, उसको 80 शब्दों में लिखना है। और जो 5 अंक का जो प्रश्न है उसको लगभग 100 शब्दों में, एवं 10 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 5 अंक वाला के 100 शब्दों में और 10 नंबर वाला को कम से कम 200 शब्दों में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला है। खंड क में आपका बोला है कि अपठित गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ के उत्तर देना है। बोला है कि प्रश्न 1, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। बोला है कि गद्यांश को पढ़िए, जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको संक्षेप में लिखने बोला है, ठीक है। तो हम लोग चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या बोला है गद्यांश, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। जो साहस की जिंदगी होती है दोस्तों, वह सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, है ना। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है ना। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है ना। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है ना। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी से और उद्देश्य से करते हैं, है ना। और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मन धीम बनाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है ना। आगे क्या बोला है आपका, आगे बोला है कि झुंड में चलना और झुंड में रचना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है ना। आगे क्या बोला है आपका, आगे बोला है गंधास में, अरलांड बेंटे ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौतियों को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाले आदमी बार बार अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक से ऐसी आवाज़ जिससे वही सुन सकता है और उससे वह रोक भी नहीं सकता है ना। आगे क्या बोला है, यह आवाज़ उसे बार बार बराबर कहती रहती है ना, तुम
साहस नहीं दिखा सकते, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका ना तो मिलान मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिकार सुन ले कि तुम्हें हिम्मत की कमी थी कि तुम्हें साहस का प्रभाव था कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए, है ना। आगे बोला है क्या, जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा हमेशा ही जोखिम झेलना है। जो जिंदगी होता है दोस्तों, उसको ठीक से जीना ही जोखिम होता है, बोला है ना। और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है ना। और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है ना। आगे बोला है क्या, भोजन की असली स्वाद, क्या बोला है, बोला है भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है, ठीक है। आगे बोला है जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का उपदेश ही नहीं है, क्योंकि आगे लिखा है संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निर्भोगी बनाकर भोगने से नहीं मिल पाता है, ठीक है। आगे बोला है इस गंधास को हम लोग पढ़ लिए हैं, जो इसके द्वारा प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। क्या बोला है, प्रस्तुत गंधास का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो यहाँ पे गंधास दिया गया है उसका बोला है उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका साहस और जीवन। यहाँ पे जो गंधास दिया गया उसको यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे साहस और जीवन के बारे में, ठीक है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक यही होगा, ठीक है। यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, किससे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है। यहाँ बोला है किससे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस जिंदगी के साहस के साथ जोखिम उठाकर जिया जाए उसे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है ना। ग नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, इस जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है। जो अभी आप जी रहे हैं दोस्तों, जो जिंदगी, उसका सबसे बड़ी पहचान क्या है बोला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इस जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान साहस है। अगर आप साहस से जीते हैं तो आप जिंदगी जी लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, घ नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, साहसी मनुष्य कौन होता है। साहसी मनुष्य कौन होता है बोला है, तो उसका उत्तर है साहसी मनुष्य वह होता है जो जीवन की चुनौतियों से डरकर भागता नहीं बल्कि जोखिम उठाकर उसका सामना करता है ना। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, झुंड में कौन लोग रहते हैं। बोला है कि झुंड में कौन लोग रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो लोग सुरक्षित रहने के लिए हर जगह घेरा डालते हैं और जोखिम से बचते हैं, वही झुंड में रहते हैं, है ना। 4 नंबर आपका दिया गया है प्रश्न, अर्लांड बेंट ने क्या लिखा है। लिखा है अर्लांड बेंट ने लिखा है कि जो व्यक्ति बड़े निर्णय के समय साहस नहीं दिखा पाता वह अपने जीवन से भाग खड़ा होता है और जीवन के अंत में आत्मग्लानि महसूस करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है, जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। बोला है जिंदगी को ठीक से जीना क्या कहलाता है, तो जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा जोखिम उठाना है, ठीक है। अगला बोला है भोजन का असली स्वाद किसे मिल पाता है। बोला है भोजन का असली स्वाद होता है जो दोस्तों वो किससे मिल पाता है, बोला है प्रश्न, है ना। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। एकदम करेक्ट बात बोला है। अगर आप
कुछ दिन बिना खाए रह लेते हैं दोस्तों, उसके बाद अब खाना खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। अगला क्या है, आगे क्या बोला है, आगे आपका बोला है दूसरा नंबर में, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे पूछे गए प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा है गद्यांश, हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है। जो हमारा पर्यावरण है दोस्तों वह हमारा रक्षा कवच है। यह हमें प्राकृतिक से विरासत में मिला है। क्या है, जो हम लोग को पर्यावरण है दोस्तों वह प्राकृतिक के विरासत से हमें मिला है। ठीक है, यह हम सबका पालन करता और जीवन धारा है ना। जो हमारा प्राकृतिक है दोस्तों वह हम हमारा पालन करता है और जीवन धारा है। वस्तु पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। पेड़ पौधे और जानवर हमारे क्या है दोस्तों, मित्र हैं। इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हाँ, सही बोला है दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचा और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा गया है। ठीक है, एकदम करेक्ट बोला है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या है, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। क्या लिखा गया, हमारे संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। जैसे कि पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना जाता है। ठीक है, आगे बोला है पेयजल स्रोतों के निकट मूलमूत्र त्याग को पापकर्ता माना जाता है ना। आगे लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषण जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण के अवस्था की जाए, है ना। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जो सरकारी है, क्या बोला है, सरकारी जो स्तर है उसमें इस बात के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, है ना दोस्तों। आगे बोला है कि इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। आगे बोला है, यह काम हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला यह कि हम जिंदगी, बोला है पहला हम गंदगी ना फैलाएं, और दूसरा यह कि जहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें, है ना। जहाँ हम लोग गंदगी फैलाते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या करना है, साफ करना है, क्योंकि उससे हमारा जो पर्यावरण है दोस्तों वह प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है ना। आगे क्या बोला है, अपने आसपास की नालियों को साफ रखने और जहाँ कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें। जहाँ तहाँ बोला है कि कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें। खुले में मलमूत्र विसर्जन ना करें। बोला है कि खुले में मलमूत्र विसर्जन ना करें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, बोला है। ठीक है, आगे बोला है, इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इसका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि पर यह सभी जीवनधारियों के लिए प्राण वायु मतलब कि ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राण वायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जीने के लिए लाले पड़ जाएंगे, है ना, लाले पड़ जाएंगे। हवा के बाद दूसरी आवश्यकता है कि पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता है। क्या, पानी भी अब हमें शुद्ध नहीं मिलता है ना। आगे क्या बोला है, आज हमारा मौसम चक्र बहुत कुछ बदल गया है, बल्कि अनिश्चित सा ही हो गया है। अब कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अल्पवृष्टि, तो कहीं अनावृष्ट। ठीक है, इस तरह
पर्यावरण प्रदूषण होने से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी चिंता है। अब इसके हम लोग जो गंधास पढ़े उसके अनुसार यहाँ पे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, है ना, उसको हम लोग पढ़ के यहाँ पे आंसर देना है गंधास के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, क नंबर प्रश्न, उपयुक्त गंधास का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जो यहाँ पे गंधास दिया गया है दोस्तों उसका उपयुक्त शीर्षक देना है ना। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या संबंध है। जो पर्यावरण है दोस्तों उसका हमारे जीवन में क्या संबंध है बोला है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि इससे हमें वायु, जल, भोजन और जीवन की आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। हाँ, क्योंकि हाँ पर्यावरण से ही हम लोग क्या, वायु मिलता है, जल मिलता है, भोजन मिलता है, जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी मिलता है ना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पेड़ लगाने को संस्कृति में क्या माना गया है। पेड़ लगाने को संस्कृति में क्या माना गया है बोला है। तो हमारे संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य और महान धार्मिक कृत्य माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न घ नंबर प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है दोस्तों उसको बोला है प्रश्न में कि कैसे रोका जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल व कचरे का शुद्धिकरण करके गंदगी ना फैलाकर, साफ सफाई रखकर और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है ना। अगला प्रश्न क्या है, ड नंबर प्रश्न, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। जो प्रश्न होता है प्रदूषण होता है दोस्तों वह कितने प्रकार का होता है बोला है और कौन कौन बोला है, ठीक है। जो प्रदूषण होता है दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। पहला होता है भूमि प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, तीसरा होता है वायु प्रदूषण और चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, प्राणवायु किसे कहते हैं। प्राणवायु के प्रदूषित होने से क्या समस्या हो सकती है। जो प्राणवायु होती है दोस्तों वो किसे कहते हैं। तो हम लोग प्राण वायु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। इसके प्रदूषित होने से जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों वह अगर प्रदूषित हो जाएगा, वहाँ पे गंदगी फैल जाएगा तो जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें गंदगी आ जाएगा, जिसके कारण हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मौसम चक्र बदल जाने का क्या परिणाम हो सकता है। अगर मौसम चक्र बदल जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। मौसम चक्र बदलने से कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कहीं तो अनावृष्टि हो रही है ना, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, शहर का फेफड़ा किसे कहा जाता है। जो शहर होता है दोस्तों उसका फेफड़ा किसे कहा जाता है। आप देखे होंगे शहर में बड़े बड़े बागान, बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। देखे होंगे आप शहर गए होंगे तो वहाँ पे बड़ा बड़ा बगीचा होता है, पार्क होता है, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए उसे क्या बोला है, शहरों का फेफड़ा कहा गया है, ठीक है। खंड ख में जो कि कुल 15 अंक का है ना, प्रश्न दिया गया है, 3 दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखें। यहाँ पे 3 क्या संकेत बिंदु दिया गया है, एगो दिया गया है परोपकार दिया गया है, एक समय का महत्व दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है एक हमारा राज्य झारखंड। तो हम लोग तीनों का देखेंगे है ना दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा राज्य झारखंड। ये तीनों में से एक का सिर्फ बोला है दोस्तों और यहाँ पे एक का बनाया गया है आप लोगों के लिए इसका आंसर, ठीक है, जो कि हमारा राज्य झारखंड है। संकेत बिंदु दिया गया है, बिंदु परिचय, झारखंड का परिचय देना है, इतिहास भी आ गया परिचय में, सीमा कहाँ लगता है उसका देना है, निवासी, साधन और उपसंहार, है ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या बोला है। हमारा राज्य झारखंड, झारखंड भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य है
है ना। झारखंड जो है वो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है ना। झारखंड का गठन, जो झारखंड है हमारा राज्य झारखंड दोस्तों, उसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ, ठीक है। यह राज्य भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना। जो भगवान बिरसा मुंडा थे उनके जन्मदिन पर झारखंड का स्थापना हुआ, इसलिए उसे आदिवासी चेतान का प्रतीक भी माना जाता है ना। आगे क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों का लंबे समय से निवास रहा है। जो झारखंड क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आदिवासी लोग रहते थे। यह मुंडा, संथाल, उरा और खड़िया आदि जनजातियों निवास करती है। जो यहाँ पे झारखंड है दोस्तों, जो हमारा झारखंड राज्य, उसमें यहाँ पे मुंडा, संथाल, उरांव, हो और खड़िया जैसे जातियां यहाँ पे निवास करती हैं। इन जातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन किए। जो ये जातियां है दोस्तों, क्या क्या है, मुंडा, संथाल, उरांव, हो और खड़िया है, वह अंग्रेजों के विरोध में अनेक आंदोलन किए हैं, जिनमें बिरसा मुंडा का उगलान आंदोलन प्रमुख है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। झारखंड की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगी है। यहाँ की भूमि पठारी है। जो हमारा झारखंड राज्य का जो भूमि है दोस्तों, वह है पठारी है ना। और इसका सीमा जो होता है दोस्तों, वह होता है उत्तर प्रदेश से लगा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है ना। जंगलों से आच्छादित है ना। यहाँ पे बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं। झारखंड को वनचाल भी कहा जाता है। झारखंड को वनचाल नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य खनिज साधनों से समृद्ध है। यहाँ पे खनिज जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, यही सब मिला जाता है यहाँ पे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण झारखंड औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ना। अगला है, अंतः कहा जा सकता है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति, विरासत और संघर्षशीली इतिहास से युक्त है। समृद्ध राज्य है जो भारत के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्या दिया गया है, प्रश्न 4, अपनी क्या बोला, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे बोला है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं, क्या है, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, है ना। जब हम लोग पिताजी को पत्र लिखते हैं तो वहां पर लिखेंगे क्या, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है आप कुशल मंगल होंगे। मैं यहाँ पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। पिताजी, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना, बताना चाहता हूँ। आगे क्या लिखा है, मेरी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है ना। जो यहाँ पे लिखा गया है, जो अपने पिताजी को बता रहा है कि मेरा वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है ना, इसलिए मैं नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपने सभी विषयों का समय सारणी के अनुसार अध्ययन शुरू कर दिया है ना। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ता हूँ और शाम को विद्यालय से लौटने के बाद पुनः अध्ययन करता हूँ। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ तथा प्रतिदिन पुनरावृत्ति भी करता हूँ। गणित और विज्ञान के प्रश्नों का अभ्यास अधिक कर रहा हूँ। अध्यापक भी हमें आवश्यक मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है। आगे है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशीर्वाद और मेरी मेहनत से मैं परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त करूंगा। आप मेरी चिंता ना करें और अपना ध्यान रखें। माताजी को मेरा प्रणाम कहिए, है ना। आपका आज्ञाकारी पुत्र, नाम राहुल, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा गया है आपका, वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों को
छांट कर लिखे बोला है ना। तो वाक्य दिया गया है, इसमें प्रयुक्त क्रियापदों को छांट कर लिखना है। क्या लिखा गया है? बादल आकाश में छा गया, तो क्रियापद क्या हो जाएगा इसका? छा गया हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, अनुराग अपना सिर खुंजला रहा है, तो इसका क्रियापद हो जाएगा खुंजला रहा है ना। ग नंबर में क्या दिया गया है? पहरेदार जग रहा है, जो पहरेदार होता है वो जग रहा है, तो इसका क्रियापद हो जाएगा जग रहा है। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों को की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए, है ना। लिखा गया है, मेरा विद्यालय मेरा घर के पास है, अच्छे चरित्र ही जीवन निर्देशक है ना। यहाँ पे क्या बोला था? रिक्त स्थान, मतलब यहाँ पे खाली खाली स्थान था, उसमें भरा गया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मेरे विद्यालय मेरे घर के खाली स्थान है, मतलब पास है। उसी प्रकार ग नंबर देखिए, भारत की सभ्यता अत्यंत सांस्कृतिक प्राचीन है ना। अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा गया है? निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क्या बोला है? क नंबर, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हम लोग क्या जानते हैं? राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। यह क्या कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त या वाक्य हो गया। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, इसका मिश्र वाक्य बदलें बोला है ना। तो क्या हो जाए इसका? जो लड़के परिश्रमी होते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। अगला है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत गरीब था, है ना। इसमें क्या बोला है? आश्रित उपवाक्य को अलग कीजिए, तो जो बहुत गरीब था वही हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है? निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए बोला है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया, मुंह से चला नहीं जाता, है ना। इसका क्या है? मैं चल नहीं पाता, इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? मैंने कपड़े धोए हैं, इसका हो जाएगा क्रमवाच्य। क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य में बदलने बोला है, तो कपड़े मेरे द्वारा धोए गए हैं, जो कपड़े हैं मेरे द्वारा धोए गए हैं, ये हो जाएगा क्रमवाच्य। ठीक है, आगे क्या बोला है? पक्षी उड़ते हैं, इसका भाववाच्य में बदलने बोला है। ठीक है, तो पक्षियों द्वारा उड़ान भरी जा रही है, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है? त्रिभुजा का समास विग्रह करें। तो 3 भुजा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला ख नंबर में बोला है, पीताम्बर कौन समास है? पीताम्बर कौन समास है बोला है, तो ये होता है कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं ग नंबर, पतंग के 2 भिन्न अर्थ लिखें। जो पतंग होते हैं उसका 2 भिन्न अर्थ बोला है लेकिन, है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कागज से बनी उड़ने वाली पतंग, है ना। एगो होता है कीट मैथ, है ना। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश दिया गया उसको पढ़कर हम लोग को देना है पूछे गए प्रश्न का उत्तर। अगला काव्यांश क्या बोला है आप देखते हैं, पढ़ते हैं। विकल विकल उनम थे, उन्मन विश्व के निंद्रता के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत के धन, तप्त धारा जल से फिरे, शीतल कर दो बादल गरजो, है ना। तो इसके द्वारा अब यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है ना। तो हम लोग काव्यांश पढ़ लिए हैं, है ना। क्या दिया गया था यहाँ पे दिया गया था काव्यांश, जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके द्वारा जो प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग उत्तर देते हैं। ठीक है, क्या बोला है प्रश्न? कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इसके कवि कौन है और कविता का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। और कविता है बादल राग। ठीक है, ख नंबर प्रश्न दिया गया, कौन विकल और उन्मन थे तथा क्यों, है ना। तो विश्व के सभी लोग विकल और उन्मन थे क्योंकि धरती ताप रही थी, जल का उभार था और चारों ओर पृष्ठ का वातावरण था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? जो कवि है वह बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कवि बादल को इसलिए गरजने के लिए कह रहा है ताकि वर्षा हो, धरती शीतल हो और लोग का दुख दूर हो जाए, है ना। अगला प्रश्न है घ नंबर, इस पंखास में किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो वहाँ पे हुई है, इस पंखास में विकल उन्मन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है ना। अगला देखते हैं क्या बोला है, अथवा दूसरा कव्यांश। अब दूसरा कव्यांश दिया गया है ना, इसको हम लोग पढ़ना है। क्या बोला है, यश है या वैभव है, मन में न समान, जितना ही दौड़ता तू उतना ही भरमाए, प्रभुत का शरण, प्रभुता का शरण बिंग केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपा एक राज कृष्णा है। ठीक है, तो क्या बोला है इसका प्रश्न, कवि तथा कविता का नाम लिखें। तो इसका कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, और कविता है कामयानी। ठीक है, ख नंबर प्रश्न दिया गया है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। क्यों कही है, उत्तर है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि जीवन का स्तर स्वीकार करने से ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। अब देखते हैं हम लोग ग नंबर प्रश्न क्या बोला है, मृग तृष्णा किसे कहा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रेगिस्तान में दूर से दिखाई देने वाले झूठी जल छाया को मृग तृष्णा कहते हैं, है ना। अगला घ नंबर क्या बोला है, हर चंद्रिका में छिपी एक राजा कृष्णा है का अर्थ लिखिए बोला है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका अर्थ है कि सुख के साथ दुख भी छिपा रहता है, कोई भी आनंद पूर्ण नहीं होता। ठीक है, अगला क्या है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया गया है, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का पूछा जाएगा, है ना। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था। इसी प्रश्न को क्या पूछा गया था, कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। जो कृष्ण थे दोस्तों उसके प्रेम में गोपियों लीन थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया था, गोपियों ने अपने त्याग, समर्पण और विरह के माध्यम से कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम व्यक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि देव ने किन किन रूपों में देखा है। जो चांदनी रात है दोस्तों की सुंदरता है, जो चांदनी रात की सुंदरता है दोस्तों, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, कवि देव ने किन किन रूपों ने उसे देखा है। तो इसका उत्तर हो जाए, कवि देव ने चांदनी रात को दूध सी उजली, शांत और मनोहारी बताया है ना। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। यह भी क्वेश्चन अगले बार पूछा गया था आपको, है ना। इस बार भी पूछ सकता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो बच्चा का मुस्कान होता है दोस्तों, वह बच्चे की मुस्कान निश्चल और स्वाभाविक होती है, जबकि बूढ़े की मुस्कान और अनुभव और पीड़ा से जुड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सिखा दी। जो कन्यादान कविता है दोस्तों, उसमें बोला है कि क्या क्या सिखा दिया अपनी बेटी को। तो माँ ने बेटी को आत्मसम्मान, साहस और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की सीख दी है ना। अगला प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उसका हम लोग को उत्तर देना है। बोला है क नंबर में, पीठित पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए बोला है। तो क्या होगा इसका उत्तर, तुलसीदास की भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है। उसकी अवधि भाषा जनसाधारण को आसानी से समझ आती है ना। आगे ख नंबर में क्या है, कवि ने आंख फागुन की सुंदरता से क्या नहीं हटा रही है।
तो कवि फागुन ऋतु में प्रकृति अत्यंत सुंदरता, रंगीन और आनंदमय हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने सुख का संपन्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने सुख से संपन्न जो जीवन के आदर्श और मानवीय मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? जो कि आपका वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार राजा को प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और करुणा रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग का प्रश्न यहीं तक था, है ना, जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दिया गया था इस प्रश्न पत्र में, है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। फिर से मिलेंगे अगले और इसे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।